चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। अब ये क्योंकि हमारा नया सेशन है, इसलिए हम अपना जो भी चैप्टर है वो स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे। तो आज हम कर रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये आपका जो ज्योग्राफी बुक है उसका चैप्टर है ग्रेड 10 से। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऐसी चीज़ें पहचान सकते हैं, नाम बता सकते हैं उन अलग अलग आइटम्स का जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, चाहे आप गांव में हो चाहे आप टाउन्स में। तो आपको ऐसे आइटम्स का नाम बताना है, साथ ही साथ मटेरियल क्या सा यूज किया है उनको बनाने में वो बताना है। अब अगर आप अपने आसपास देखो तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती है। सबसे पहले फर्नीचर ही है हमारे घर में। फर्नीचर हमें कहाँ से मिला? वुड से, प्लास्टिक से, मेटल से। घर की दीवारें, छत, ये सब किससे बनी हुई है? ब्रिक, सीमेंट, मड। घर के बर्तन हैं स्टील से, एल्यूमिनियम से, क्ले से। कपड़े जो होते हैं हमारे वो कॉटन, वूल, सिल्क या सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। फिर आपकी गाड़ियाँ हो गई, वो भी स्टील, प्लास्टिक, ग्लास या रबर से होती हैं बनी हुई। हमारे इवन छोटा सा घर का बल्ब भी है, वो ग्लास और मेटल से बना है। तो हमारे पास जो भी चीज़ हमारी कंफर्ट की है उसमें किसी ना किसी चीज़ का यूज़ किया गया है, मटेरियल का, जो हमारे लिए वो फिर उपयोगी हो जाती है। हम घर में लकड़ी ला के नहीं रखते, हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं और उसके बाद उसको अपने लिए यूज़ करते हैं। हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में हमारे अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये बशर्ते कि वो जो है वो टेक्नोलॉजिकली हमारे लिए एक्सेसिबल हो, पहुंच हो, हमारी आर्थिक तौर पे हम उसको अफोर्ड कर पाए, और इस तरह की हो कि उसको जो है जो समाज है वो उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो है उन सबको एक्सेप्ट करे। तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं अभी फिगर 1.1 दी हुई है जिसमें इंटर डिपेंडेंसी दिखाई गई है, जो रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का। कैसे है वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोसेस होता है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का, जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसमें एक जो प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? आपस की एक कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो नेचर के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि हमारी जो आर्थिक उन्नति है या आर्थिक विकास है उसको और स्पीड मिल सके। अब आपको क्या लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या फ्री नहीं गिफ्ट्स है नेचर की? जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिले हुए, नेचर की तरफ से मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जो हैं वो फंक्शंस माने जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के। तो ह्यूमन जो है अपने आप में बहुत ही असेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज के। आप सड़क पे चल रहे हो, कहीं आपको कुछ भी पड़ा हुआ मिल जाता है तो वो तो बेकार पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है की तरह, पर आपने उस पत्थर को ले जाके उसको तराश कर अपने घर में मूर्ति की तरह लगा लिया, तो पत्थर आपके लिए रिसोर्स था, पर वो तब तक बेकार था जब तक आपने उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसको एक क्रिएट नहीं किया उसमें से कुछ। तो जो हम ह्यूमंस होते हैं, हमारे पास ब्रेन है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है उसको अवेलेबल हमारे एनवायरनमेंट में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रिसोर्सेज में और फिर उनको यूज करते हैं। तो अब उस हिसाब से रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जा सकता है उनके ओरिजिन के आधार पर, बायोटिक और एबायोटिक, उनकी जो एग्जॉस्टिबिलिटी है, कितनी लेवल पे जाके एकदम से खत्म हो जाते हैं, खर्च होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ओनरशिप के आधार पर कि इंडिविजुअल के हैं, कम्युनिटी के हैं, नेशनल है या इंटरनेशनल है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स और रिजर्व कितने हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये क्लासिफाई करा है रिसोर्सेज को इन 4 पार्ट्स में। अब यहाँ देखिए रिसोर्सेज आपको एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन। नेचुरल में आते हैं आपके रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन में आते हैं स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी और क्वालिटी। अब रिन्यूएबल में आएंगे जो कंटिन्यूसली फ्लो करते हैं, विंड है, वाटर है। और दूसरे आते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में भी वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ।
नॉन रिन्यूएबल में वो आते हैं जो रिसाइकेबल है या जो रिसाइकेबल नहीं है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। तो ये क्लासिफिकेशन दिया गया आपके लिए रिसोर्सेज का। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए। ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर की। नतीजा क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स ने उसका इस्तेमाल खूब बिना सोचे समझे, बिना किसी भेदभाव के कर डाला, और उससे क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। सबसे पहले वो रिसोर्सेज जो सेटिस्फाई कर रहे थे हमारी ज़रूरतों को, वो कुछ इंडिविजुअल्स के लालच के कारण उनका जो अमाउंट है या उनकी क्वांटिटी जो है वो कम होने लग गई। रिसोर्सेज का जमा होना कुछ लोगों के हाथों में, और इसी के कारण सोसाइटी जो है दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, यानी रिच और पुअर। आपके पास सुविधा आ गई, आपने फ़ायदा उठाना शुरू किया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करा, आपको कोई ऐसी चीज़ मिली तो आधों के पास है, आधों के पास नहीं है। फिर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना, उसके कारण क्या हो गया? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का कम होना, एनवायरनमेंट का पॉल्यूटेड होना और लैंड की क्वालिटी का गिरना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं तब खड़ी हो गई जब हमने ये मान लिया कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है जो नेचर से मिले हैं, तो जितना मर्जी है यूज़ करो। अब यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि आप इमेजिन करो अगर ऑयल सप्लाई जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए एक दिन, तो इससे आपके लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, बहुत स्लो हो जाएगी लाइफ, डिफ़िकल्ट होगा। अब आपको डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी कि आप या तो पैदल जाओ या फिर आप बाइसिकल से जाओ। फिर पेट्रोल ना मिलने के कारण ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सामान फैक्ट्रीज में नहीं पहुंचेगा, फैक्ट्रीज में जो है जो फ्यूल है यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोडक्शन गुड्स का स्लो हो जाएगा, बहुत से लोगों की जॉब चली जाएगी। जब फैक्ट्रीज में चीज़ें नहीं बनेंगी तो फिर क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की, प्लास्टिक आइटम्स जो हैं वो स्केर्स हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोलियम नहीं मिल रहा होगा, सप्लाई फूड और गुड्स की उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब लोगों को सोलर, विंड या और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ फिर मुड़ना पड़ेगा। तो खाली एक ऑयल सप्लाई जो है एक दिन बंद हो जाए तो इतना ज़्यादा उन पर असर आता है। दूसरा है आपको एक सर्वे प्लान करना है अपनी कॉलोनी या विलेज में, ताकि लोगों का एटीट्यूड जो रिसाइकलिंग की तरफ है, डोमेस्टिक हो, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो, उसके बारे में आपको जांचना है। तो आप पूछिए कि वो रिसोर्सेज के बारे में क्या सोचते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्या राय है वेस्ट को लेकर, उसकी यूटिलाइजेशन को लेकर, और फिर अपने उन सारे रिजल्ट्स को एक कोलाज बनाना है। अभी एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज का है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि एक जो लाइफ है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जो जी रहे हैं या जो ग्लोबल पीस है उसको सस्टेन करने के लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। इक्विटेबल का मतलब होता है एक फेयर और जस्ट तरीके से, यानी कि बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। अगर आज का प्रेजेंट ट्रेंड देखें कि जिस तरह से रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स या कंट्रीज जो हैं वो लगातार जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती जा रही हैं, तो इस तरह से देखेंगे तो हमारा जो प्लानट है उसका जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे कोई भी फॉर्म हो लाइफ की। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कंपोनेंट माना जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ले, पर ऐसा ना हो कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज करे, और जो आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है उसको ऐसा ना हो कि कल के दिन जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें अपनी नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, ऐसे आप अपने डेवलपमेंट को करें कि एक तो पहले एनवायरनमेंट को आप डैमेज ना करें, और दूसरा इतना ज़्यादा ओवर ना यूज़ कर लें चीज़ों को कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको अपने लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अब यहाँ पर एक दी हुई है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, ये हुई थी 1992 में। तो जून 1992 में लगभग 100 स्टेट्स के जो हेड हैं
वो मिले थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। ये जो समिट थी ये इसलिए बुलाई गई थी ताकि जो अर्जेंट प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ग्लोबल लेवल पे, उसके लिए जो है एड्रेस करने के लिए बुलाई गई थी। तो जो भी वहां पर लीडर्स आए उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो ये जो रियो समिट थी या कन्वेंशन था, इसने मेनली क्या एंडोर्स किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और साथ ही साथ अडॉप्ट किया एजेंडा 21 ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल किया जा सके 21st सेंचुरी में। अब आता है यहाँ पे कि एजेंडा 21 था क्या। तो एजेंडा 21 जो है एक तरह का डिक्लेरेशन था जिसको कि साइन किया वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट पे हुई थी, और ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसका मेन एम क्या था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना है। ये एक ऐसा एजेंडा है कि हमें जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, पॉवर्टी है, डिजीज है, इन सब के से लड़ना है, और उसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है, कॉमन इंटरेस्ट पे, म्यूचुअल नीड्स पे और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। मतलब यह है कि आप सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको डील करना होगा, पर हम अकेले नहीं कर सकते, हमको ग्लोबली आपस में मिलजुल के इस चीज को सॉल्व करना होगा। एक जो मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का वो था कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाए। ये जो एजेंडा 21 है या जो ये सबमिट हुई है, इसके बारे में आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। इसका मेन एम क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, बैलेंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इक्वालिटी को। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि एनवायरमेंटल डैमेज जो है उसे कम करना है, पॉवर्टी खत्म करनी है, हेल्थ और लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करनी है, ग्लोबल कोऑपरेशन जो कंट्रीज के बीच में उसे और ज्यादा प्रमोट करना है, और जो बैलेंस यूज है रिसोर्सेज का उसको ज्यादा इंश्योर किया जाए। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट मेजर गोल है एजेंडा 21 का, जो काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, कि हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 जो है उसे बनाए। इसका मतलब क्या है कि जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनके अपने खुद के प्लान्स बनाने होंगे। आपको वहाँ के लोकल इश्यूज जो है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर सेविंग है, पॉल्यूशन कंट्रोल है, ये सब जो है वो लोग खुद ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो उसका ये लोग जो है एजेंडा खुद बनाएंगे। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। इसमें एक तरह से रिस्पॉन्सिबल यूज जो है रिसोर्सेज का उसको प्रमोट करने में आसानी होगी, और सस्टेनेबल फ्यूचर जो है सबके लिए बनाने में मदद करेगा। तो ये है आपका एजेंडा 21। फिर आता है रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है स्ट्रैटेजी है। कभी भी अगर आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो संभल के समझदारी से अगर करना है तो पहले उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। और हमारी कंट्री जैसे इंडिया है, इसमें इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में। मतलब हमारे यहाँ जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कुछ टाइप के रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा हैं, पर कुछ और तरीके के रिसोर्सेज जो है उनमें बिल्कुल डेफिशिएंट है, उनके पास है ही नहीं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर हम कह सकते हैं वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्सेज के मामले में, पर कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां एक्सट्रीम शॉर्टेज है जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनकी भी। अब जैसे स्टेट्स जो हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज की जो है बहुत ज्यादा भरमार है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है वहां। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। लद्दाख के जो कोल्ड डेजर्ट है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड है कंट्री से। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है, पर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की कमी है। तो इसलिए एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, चाहे नेशनल, स्टेट, रीजनल या लोकल लेवल पे हो। अब आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको भी एक
लिस्ट बनानी है रिसोर्सेज की जो आपके स्टेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना है उन रिसोर्सेज को जो इंपॉर्टेंट हैं पर आपके स्टेट में उनकी कमी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आज इतना ही करते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये अब अपने अगले उसमें जो है वीडियो है उसमें करेंगे। आपको जितना भी पढ़ा आपने, जितना भी सुना, अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं और क्या बेटर इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।